नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। नीलगंगा थाना पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से लैपटॉप, सोने की चेन और नगद रुपए जब्त किए। इन दिनों शहर में नाबालिग चोरों का आतंक है, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है, जिसमें नीलगंगा थाना पुलिस को चोर को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। दरअसल मामला नीलगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग चोर देर रात को चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इसी दौरान घर में मौजूद दयाराम की नींद खुल गई। जब उन्होंने देखा तो चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो नाबालिग चोर ने उन पर हमला कर वहां से फरार हो गया। दयाराम की नींद खुलती तब तक चोर ने 12,000 रुपए नगद और एक सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया था। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू की है। एक नाबालिग चोर पुलिस के हाथ लगा है, जिसके पास से पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने नाबालिग चोर से एक लैपटॉप, सोने की चेन और नगद रुपए भी जब्त किए हैं। पुलिस आरोपी से और भी पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी तरुण कुरिल के अनुसार पूछताछ में और भी कई बड़ी चोरी के खुलासे हो सकते हैं। सोमवार की रात को 2 बजे करीब चोर घुसा था। तो चोर ने चोरी कर लिया था, तो मेरी नींद खुल गई तो मैंने उसको पकड़ा तो उसमें उठा पटक हुई, तो उसमें मेरे को यहाँ लग गई मुँह पे, और उसके बाद वो भाग गया। भागने के बाद में मैंने पुलिस को फ़ोन करा, तो पुलिस आई थी। फिर मैंने देखा सामान, तो उसमें से 12,000 रुपये जो रखे थे वो ले गया वो, और एक सोने की चेन थी, चेन ले गया। तो पुलिस आई थी, पुलिस ने कार्रवाई करी, और आज अभी खबर आई है कि पुलिस वो पकड़ा गया है। तो अभी मैं थाने जाऊंगा, देखता हूँ क्या है। थाने में रिपोर्ट लिखाई थी आपने? नीलगंगा लगभग कितने रुपए कीमत की रकम होगी? रकम ये करीब 12,000 में नकद थे, और 20-25 हज़ार की चेन होगी। क्या नाम है आपका? दयाल लालवानी। फरियादी दयाराम लालवानी रिपोर्ट की थी कि उनके यहाँ जो रात के समय कोई अज्ञात चोर घर के अंदर घुस गया था और उसने चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। उस समय दयाराम लालवानी जी की नींद खुल गई, और उसके बाद में उन्होंने चोर को पकड़ भी लिया, लेकिन चोर ने उन पे हमला किया और वहाँ से भाग गया। तो इस घटना में सीसीटीवी फुटेज हमको प्राप्त हुए थे, और हमारे द्वारा लगातार उस सीसीटीवी फुटेज में आए हुए के अनुसार आरोपी की तलाश की जा रही थी, और आज हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लोकमान्य तिलक विद्या विहार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2023 में विद्यालय में विभिन्न संकायों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थियों एवं उनके माता पिता का सम्मान समारोह विद्यालय परिसर स्थित बलिदानी राजा भाऊ महाकाल सभागृह में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती पूजन के साथ हुआ। विद्यार्थियों के द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर रुपेश खत्री, न्यूरोलॉजिस्ट उज्जैन एवं विशिष्ट अतिथि श्री हिरेंद्र सिंह थे। मंच पर लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के अध्यक्ष किशोर खंडेलवाल, सचिव विश्वनाथ सोमण, कार्यपालन अधिकारी गिरीश भालेराव, प्राचार्य ज्ञानेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा एवं अतिथि परिचय प्राचार्य ज्ञानेंद्र शर्मा ने दिया। मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि का स्वागत समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यपालन अधिकारी द्वारा शॉल, श्रीफल, माला एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। विद्यालय की विद्यार्थी कुमारी वंशिका जैन ने हिंदी, कुमारी याशिका ताम्रकार ने संस्कृत एवं कुमारी गरिमा परिहार ने तिलक जी के व्यक्तित्व पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके पश्चात मंचासीन अतिथियों द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2023 में विद्यालय में विभिन्न संकायों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थियों एवं उनके माता पिता का अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा समूह गीत की प्रस्तुति दी गई। विशिष्ट अतिथि
श्री हिरेंद्र सिंह जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सफल जीवन, सार्थक जीवन व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के पीछे भागता है। वह सफल तो हो जाता है, किंतु मनुष्य का जीवन सार्थकता पाने वाला होना चाहिए। तिलक जी जैसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर ही हमें अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए, जिससे कि हम देश व समाज के कल्याण में भागीदार बन सके। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रुपेश खत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इसी विद्यालय का छात्र रहा हूं। यहाँ मेरे जीवन का बहुत अच्छा समय निकला है। मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। आप जो भी विषय ले, उस विषय में आपका लगाव होना बहुत ज़रूरी है। आपका प्रयास सही होगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम का संचालन छात्रा कुमारी रवीना आंजना, सूची वाचन छात्र आलेख शर्मा, आभार कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती अंजलि मोदी ने माना। इस अवसर पर पुरस्कृत विद्यार्थियों के माता पिता, शिक्षक वृंद एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। उपरोक्त जानकारी प्राचार्य श्री ज्ञानेंद्र शर्मा ने दी। भारत माँ के अमर सपूत जिन्होंने वतन की आजादी के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, ऐसे ही वीर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की आज पुण्यतिथि है। वह एक उग्र राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, वकील व स्वतंत्रता सेनानी थे। आज सभी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य क्यों कहा जाता है, उन्हें लोकमान्य की उपाधि क्यों मिली गई है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन के दौरान उन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जिसके कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत। के जीवन के संबंध में कुछ छात्राओं ने अपने विचार भी रखे हैं। तो लोकमान्य जी का जीवन वास्तव में एक प्रेरणादायी जीवन रहा। एक क्रांतिकारी के रूप में हम सभी उनको जानते हैं, लेकिन उनके जीवन के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, जब उनको हम जीवन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको ध्यान में आता है। महाराष्ट्र में एक सामान्य परिवार में तिलक जी का जन्म हुआ और बाल्यकाल से वो बड़े मेधावी छात्र थे। एक बार विद्यालय में कक्षा चल रही थी, उस समय देश में अंग्रेजों का शासन भी था, और उस कक्षा में जब शिक्षक ठीक से मन लगा के पढ़ने गए थे, तो उनके जो मास्टर थे वो शिक्षकों से थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और उनको दंडित कर देते हैं। इस पर एक छोटा सा बालक की कक्षा में पढ़ने वाला खड़ा होता है और उग्र स्वर में शिक्षक महोदय को सार्थक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है सभी लोगों को, है ना। और जिस तरह से हमारे छात्र छात्रा हैं जो बोला कि मेधावी छात्र छात्रा है और बहुत अच्छे पढ़े लिखे छात्र छात्रा, लेकिन मेरे कई ऐसे बचपन के मित्र हैं जो पढ़े नहीं, लेकिन आज भी वो अलग अलग क्षेत्र में आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हमें पढ़ाई के क्षेत्र में ही बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि हर विद्यार्थी जो है किसी का अपना अपना विषय रहता है कि मुझे जो है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को खेल में बहुत इंटरेस्ट रहता है और किसी को बिजनेस और अपने माता पिता के कार्य में हाथ लगाने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। हरियाणा के मेवात में हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चामुंडा माता चौराहे पर इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंका। हरियाणा के मेवात में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिसकी आग अब धर्मनगरी उज्जैन तक पहुंच चुकी है। विरोध स्वरूप हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शहर के चामुंडा माता चौराहा पर बुधवार शाम को पुतला दहन किया। यहाँ इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका गया। इस दौरान जिहादियों के खिलाफ नारे भी लगाए गए। दंगे में मरने वाले हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि दंगा भड़काने वाले जिहादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे मेवात में जो ब्रह्ममंडल की हमारी धार्मिक यात्रा निकलती है, प्रत्येक वर्ष निकलती है, उसको संगठन के माध्यम से निकाला जाता है। उसमें जिहादियों ने जो उस यात्रा पर हमला किया, उसमें हमारा एक कार्यकर्ता, 2 पुलिसकर्मी और 4 बंधु और मारे गए। उन सबको, उनकी मृत आत्मा को शांति मिले और इन जिहादियों को
कट्टर कार्यवाही हो और इनको जिहादियों को कुचला जाए, ऐसा हमारा राष्ट्रपति महोदय से आग्रह है। और इसी के लिए हमने आज ये पुतला दहन किया इस्लामिक आतंकवाद का। हर बार हर यात्रा में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन बजरंग दल जब घटना होती है तभी क्यों आंदोलन कर रहा है, उसके अलावा क्यों नहीं कर रहा है? भाई घटना होगी जब तो आंदोलन करें, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई क्रिया होती है सामने तो प्रतिक्रिया की जाएगी, बगैर क्रिया कैसे प्रतिक्रिया करोगे आप? हनी ट्रैप के जाल में फंसे किसान और सचिव को न्यायालय से राहत मिलने पर पुलिस ने फर्जी केस को समाप्त किया। उज्जैन के राघवी थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने थाने में सरपंच, सचिव और अन्य लोगों को रुपए के लालच में गैंग रेप का प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया था। वहीं न्यायालय के आदेश के बाद हुई मामले की जांच में सभी आरोपी को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब पुलिस ने प्रकरण में खात्मा करने की बात कही है। सर, एक राघवी थाने का मामला है, क्या घटनाक्रम? राघवी थाने में जनवरी में एक मामला था जो कि गैंग रेप से संबंधित था। उसके संबंध में उस प्रकरण में जो आरोपी थे उनके द्वारा हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई और ज़मानत के लिए अपील लगाई गई थी, जिसके संबंध में हाईकोर्ट द्वारा डायरेक्शन दिया गया और उसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच करवाने हेतु हाईकोर्ट से आदेश किया गया था। उस प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश से मुझे विवेचना प्राप्त हुई थी और उक्त प्रकरण में हमने हर पहलुओं की जांच की, टेक्निकल और सारे एविडेंसेस जितने भी थे, जितने सरकमस्टेंसेस थे। उस प्रकरण में अभी तक के आए हुए साक्ष्यों के अनुसार उक्त प्रकरण झूठा पाया जा रहा है और पैसों की डिमांड करके वो प्रकरण दबाव बना करके कायम करवाया गया और वर्तमान में उस प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन कर उसमें खारिजी की जा रही है। सर, क्या था पूरा मामला है? उक्त आरोपियों से पैसे ऐंठने की नीयत से उक्त महिला द्वारा अपने साथियों के साथ मिल करके उक्त झूठा प्रकरण कायम करवाया गया। कितने रुपए मांगे थे? उनसे 35 लाख की डिमांड की गई थी, लेकिन इन्होंने पैसा कुछ नहीं दिया। इसमें कितने आरोपी बने हैं? वर्तमान में वो वाला प्रकरण थाना राघवी में इन्वेस्टिगेशन में है और मेरे पास जो प्रकरण है उसमें खारिजी की जाए। प्रसिद्ध संत नेपाली बाबा ने महाकालेश्वर दर्शन करते हुए बाबा महाकालेश्वर से देश की उन्नति एवं सुख शांति की कामना की। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सावन माह के दौरान देश विदेश से वीआईपी और आम श्रद्धालु दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज देश के प्रसिद्ध संत नेपाली बाबा ने बाबा महाकाल का विशेष पूजन अर्चन किया। इस दौरान वहां कोटेश्वर कुंड स्थित महादेव मंदिर पर पहुंचे विशेष पूजन अभिषेक किया और देश में सुख शांति समृद्धि की कामना की। इस दौरान नेपाली बाबा ने मीडिया से चर्चा में विभिन्न जानकारियां भी उपलब्ध कराई। महाकाल दर्शन करने पहुंचे हैं आप, क्या क्या मांगा बाबा महाकाल से और क्या? एक तो मलमास था, मलमास के अवसर पर भगवान शिव को दर्शन किया जाता है और पूरे भारत के कल्याण हेतु सभी को कल्याण हो, सुमति हो, धन तन मन से संपन्न रहे। संतों की यही इच्छा है, सब सुखी रहें, संत भले ही दुखी रहें। संत के दुख ही संसार का सुख का कारण बनता है। संत का सुख संसार का सुख ही सुख है, संसार का दुख ही संत का दुख है। इसलिए मैं महाकाल से अभिषेक करते वक्त यह निवेदन किया कि आप ये पूरे संसार को सुख दें, सब प्राणी सुखी रहें, सबका कल्याण रहें, जो धर्म से जुड़े रहें उनका कल्याण हो, जो अधर्म से जुड़े रहे उसको धर्म का प्रेरणा मिले, सब प्राणियों का कल्याण हो, यही अपेक्षा है। इसी अपेक्षा से मैं अभी कुछ दिन पहले बाबा विश्वनाथ का मुख्य आरती में वहाँ भी जा कर के मंगला आरती में थे, यही कामना किया। अभी भी महाकाल के दर्शन में ही मैं कामना किया कि सबका कल्याण हो, सब सुख शांति से रहें, धन धान से हमारा भारत संपन्न रहे, भारत हमारा विजेता रहे, भारत का प्रशासक विजेता रहे। इस बार का जो कुंभ है वो शिप्रा बिल्कुल पावन रहेगी और शासक इस पर ध्यान रखा है और ध्यान रखेगा। शिप्रा में कोई गंदगी अब की बार के जो कुंभ आएगा वह अभी संपूर्ण कुंभ से विशेष कुंभ ही लगेगा, यह अमृत कुंभ आएगा। कुंभ तो अमृत होता ही है,
लेकिन अमृत स्वयं एक उत्पन्न होगा पर ये जाते हैं। ऐसे अपना मलमास है, श्रावण का महीना भी है और श्रावण के महीना में हम महाकाल में चाहे जहाँ कहीं भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ अभिषेक जरूर करते हैं। अभी दोबारा ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया। अभी बाबा विश्वनाथ में मुख्य आरती में हम थे, आप लोग देखे होंगे। आज होगा 10-15 दिन हो गया और फिर यहाँ आए तो अभिषेक किए। इसीलिए कि संत महात्माओं का काम क्या है कि सब संसार के जीव के कल्याण के लिए सब यात्रा करते हैं। संत तीर्थ अपने लिए नहीं करते हैं, संत तपस्या अपने लिए नहीं करते हैं, संसार के कल्याण के लिए, संसार के शांति के लिए। सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि से न्यायालय का स्टे हटने के बाद निगम ने कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण एवं कारखानों को हटाया। बड़नगर रोड स्थित दांडी आश्रम के पास 10 से 12 की संख्या में बड़े गोदाम एवं कारखाने सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि पर संचालित किए जा रहे थे। उक्त अवैध निर्माण को पूर्व में भी हटाने के निर्देश देते हुए कई दिनों से मोहलत दी गई थी। समय अवधि पूर्ण होने के पश्चात नगर निगम द्वारा पूर्व में अवैध कारखाने और निर्माण कार्यों को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, जिसमें से कुछ अवैध कारखाने एवं गोदाम को निर्माण करने वाले व्यापारियों के द्वारा न्यायालय में स्टे के लिए अपील की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील को खारिज करते हुए स्टे को भी शून्य किया गया, जिसके क्रम में गुरुवार को निगम द्वारा जेसीबी के माध्यम से शेष बचे 2 अवैध कारखाने जिसमें अजीज भाई, रशीदा बी व रईस खान द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही भवन निरीक्षक संगीता पवार, गैंग प्रभारी मोनू थनवार द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से की गई है। मुरलीपुरा क्षेत्र में दांडी आश्रम के पास 6 से 7 लोगों ने टीन शेड बना के गोडाउन बना लिए थे, जिसमें पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी, परंतु 2 लोगों द्वारा कोर्ट के माध्यम से स्टे ले आए थे वो, तो उनका केस खारिज होने के तत्काल हमने कार्रवाई यहाँ पे की है आज, और उसके क्रम में कार्रवाई यहाँ पे संपूर्ण आज पूरी कर दी। हाँ, आपका नाम और पद? मैं संगीता पवार, भवन निरीक्षक जोन क्रमांक। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियाँ ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कांवड़ियों को समाज के धर्मशाला का कमरा नहीं मिलने पर विवाद हो गया। बवाल का पूरा वीडियो 59 सेकंड के वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर के थाना महाकाल क्षेत्र के अंतर्गत शिप्रा नदी किनारे नरसिंह घाट समीप बनी चंद्रवंशी बागरी समाज की धर्मशाला में कांवड़ियों एवं कुछ लोगों के बीच मारपीट का एक 59 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों गुट एक दूसरे पर लठ पत्थर और लात घूंसे चलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो को लेकर थाना महाकाल और उज्जैन पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन हमने जब प्रत्यक्षदर्शियों से बात की तो उन्होंने बताया कि वीडियो मंगलवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच का है। सोमवार दोपहर नागदा तहसील क्षेत्र से होते हुए कांवड़िये महाकाल बाबा की नगरी में आकर बाबा को जल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे। चूंकि धर्मशाला में एक साथ 900 से अधिक लोग पहुंच गए और कमरों में जगह नहीं मिलने से बवाल हो गया। तो सूरत बापड़ा माले क्या तो ये मैं गाड़ी और इके पत्थर वहाँ चलोगी हो केंद्रीय मंत्री के नगर आगमन के कारण जिम्मेदार अधिकारियों से नहीं हो पाई पार्श्वनाथ सिटी के जिम्मेदार लोगों की बैठक। पार्श्वनाथ सिटी के रहवासियों द्वारा सतत 8 दिनों से घरेलू बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर कॉलोनी के मेन गेट देवास रोड पर भूख हड़ताल की जा रही है। बुधवार को मनोहर शर्मा, तेज प्रकाश शर्मा, अशोक झालानी, रविंद्र चिपड़े, वैभव बंसल क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। विद्युत वितरण कंपनी उज्जैन के अधिकारी नियामक आयोग ने सन 2022 में बने अधिनियम से ऊपर अपने नियम बताकर शासन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। रहवासियों के इसी आक्रोश के मद्देनजर रविवार को महापौर व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धरना स्थल पर आकर रहवासियों से विस्तार से चर्चा की। सोसाइटी के अध्यक्ष मनीष शर्मा व अभिलाष जैन से विस्तृत जानकारी लेकर तय किया गया कि बुधवार को नगर निगम में महापौर, मंत्री, जिलाधीश, नगर निगम आयुक्त, विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों व पार्श्वनाथ सिटी के प्रतिनिधि मंडल के साथ साझा मीटिंग कर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। किंतु बुधवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नगर आगमन के कारण बैठक नहीं हो पाई। आगे होने वाली बैठक में रहवासियों को नई रोशनी दी जा रही है, जिस कारण प्रदर्शन कर रहे रहवासियों में उत्साह था। आप लगातार धरने पे बैठे, क्या मूलभूत सुविधाओं की आपको जरूरत है और सरकार अभी पूरी नहीं कर पा रही है? जी, हम ये 8वां दिन है हमारा धरने का। उज्जैन शहर की सबसे पॉश कॉलोनी है पार्श्वनाथ सिटी, जहाँ बिजली की इतनी समस्या है कि हम लोग 12 साल से सफ़र कर रहे हैं और आज 8वां दिन होने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम सरकार से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे ये मतलब नेताओं से ये अनुरोध करेंगे कि कृपया करके हमारी पार्श्वनाथ कॉलोनी पर भी अपना ध्यान दें और जल्दी से जल्दी हमें बिजली प्रदान करें। बबीता साइमन जी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो हमारे पार्श्वनाथ की बिजली की जो समस्या है वो कृपया करके दूर करें, क्योंकि जो ये अस्थायी कनेक्शन जो 2007 से चल रहा है, 15 साल से जो है ये कनेक्शन चल रहा है, तो इसको परमानेंट करें और जो है इसका निवारण करें समस्या का, क्योंकि हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं और हम भी डेली की जो रूटीन है, जो लाइफ है, उसमें बहुत परेशानी का सामना करते हैं। तो बहुत सभी मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, जो है यहाँ के मोहन यादव, सभी से जो हमारी विनती है कि जो है हमारी समस्या का निवारण करें। जयश्री शर्मा। फिल्म OMG 2 के खिलाफ महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी कोर्ट जाएंगे। पुजारियों द्वारा लगातार महाकालेश्वर मंदिर के सीन हटाने की बात की जा रही है। सेंसर बोर्ड ने अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 को A सर्टिफिकेट दिया है, जिसके बाद फिल्म का विरोध तेज हो गया है।
उज्जैन में महाकाल मंदिर के पुजारी और साधु संत फिल्म के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो मूवी बच्चे नहीं देख सकते उसमें महाकाल मंदिर के शॉट क्यों है। महाकाल मंदिर के पुजारी और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष महेश पुजारी ने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग महाकाल मंदिर में भी की गई है। जब तक मूवी से महाकाल मंदिर के दृश्य हटाए नहीं जाएंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा 1-2 दिन में फिल्म को बैन करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इसके लिए संबंधित वकील से भी बात हो चुकी है। फिल्म से महाकाल मंदिर के शॉट नहीं हटाए गए तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सहित अक्षय कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। महेश पुजारी का कहना है कि फिल्म के लिए जिम्मेदारों को जल्द ही नोटिस दिए जाएंगे। इसे अश्लील होने के लिए ए सर्टिफिकेट दिया गया है तो महाकाल मंदिर में शूट किए गए दृश्य हटा देने चाहिए। सेंसर बोर्ड ने फिल्म रिलीज करने के पहले इसे रिव्यू कमेटी को भेजा था। खबर है कि रिव्यू कमेटी ने भी फिल्म में कई शॉट्स पर आपत्ति जताते हुए ए सर्टिफिकेट दिया है। अब OMG 2 का सर्टिफिकेट मिल गया है, अब क्या कहना है? पहले भी हमारा इसमें विरोध था और आज भी विरोध है। ए श्रेणी की ये फिल्म है, अश्लील फिल्म है और इसके साथ धार्मिकता जोड़ी गई है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि महाकालेश्वर मंदिर के अंदर इसको फिल्मांकन किया है। इसका हम पूर्ण जोर से विरोध करते हैं और शीघ्र ही यदि ये शॉट हटाए नहीं गए महाकाल मंदिर से संबंधित तो न्यायालय की शरण में जाएंगे और FIR दर्ज करेंगे। और जहां तक होगा न्यायालय से ये मांग की जाएगी कि इस पर इस फिल्म के ऊपर बैन लगाया जाए। हरियाणा के मेवात में हिंदुओं एवं पुलिस प्रशासन पर हुए हमले के बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देते हुए हिंदुओं की सुरक्षा और उचित कार्यवाही की मांग की। विगत दिनों हरियाणा के मेवात में हुई हिंसक घटना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मेवात में हिंदुओं, बजरंग दल कार्यकर्ता व प्रशासन पर हुए हमले को लेकर पूरे देश में रोष है, जिसको देखते हुए आज उज्जैन के कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्टर के प्रतिनिधि को अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ज्ञापन सौंपा व मांग की कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए व पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। वहीं आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ज्ञापन के समय बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से मेवात में हरियाणा में जो हिंदुओं पे हमला हुआ है, प्रशासन पर हमला हुआ है, उसके सुधारने के लिए हमने यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारी बहू बेटियाँ असुरक्षित है। हिंदुओं पे हर जगह हमारे देश में हमले हो रहे हैं। हिंदुओं की भावनाओं को बहुत ठेस लग रहा है। हिंदुओं को कुचला जा रहा है। इस प्रशासन से यही मांग है कि हम लोगों की सुरक्षा की जाए और ऐसे अधर्मियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम भूपेंद्र सोनी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला महामंत्री। ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा? आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन उस पक्ष में दिया गया है कि जो हरियाणा के नूह जो है मेवात में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ, जिसमें कई लोग मृतक भी हुए, मरे भी हैं, कई घायल हुए हैं। तो सबसे पहले तो उनको सहायता दिलवाने के लिए हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा और उनको ज्ञापन दिया है कि उनको 1 करोड़ रुपए जो मृतक हैं उनको मिले और 50 लाख रुपए उनको जो घायल है उनको मिले। उसके बाद में जहाँ देश में जो अलग गतिविधियाँ हो रही है, जो कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये जितने भी हैं, इन पर सख्त कानून बने और सरकार उस पर विचार विमर्श करे। और उज्जैन की शिप्रा नदी में देर रात एक युवक ने कूदकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। उज्जैन में प्रेम प्रसंग के चलते बुधवार रात 9:45 बजे 23 वर्षीय युवक शिप्रा नदी नरसिंह घाट पुल से आत्महत्या करने नदी में कूद गया। घटना के वक्त वहां से गुजर रहे 2 राहगीरों ने उसे नदी में छलांग लगाते हुए देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और होमगार्ड के गोताखोरों को भी बुलाया गया। रात में ही उसकी तलाश के लिए बिलाई डालकर ढूंढने का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन गुरुवार दोपहर 12 बजे तक होमगार्ड गोताखोरों को कोई सफलता नहीं मिली। नदी में पानी का ज्यादा बहाव और तेज होने के कारण गोताखोर भी नदी में उसे खोजने में रिस्क नहीं ले रहे हैं। नानाखेड़ा के जवाहर नगर में रहने वाले यश पिता श्याम सुंदर सिसोदिया दवा बाजार की मेडिकल एजेंसी पर काम करता है। वह रात 7:40 पर छुट्टी होने के बाद
यहाँ से निकल गया था। रोजाना वह 15 मिनट में घर पहुँच जाता है, लेकिन गुरुवार को 8 बजे तक घर नहीं पहुँचा तो परिजनों ने उसे फ़ोन लगाया। बहन से भी उसकी ठीक से बात नहीं हुई और बताया कि शिप्रा नदी पर है। इसके बाद उसने नदी में छलांग लगा दी। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रात में सूचना मिली, रात में हाँ, क्या घटना हुई थी यहाँ और क्या सर्चिंग, किसकी सर्चिंग की जा रही है? हमें रात में सूचना मिली कोई नरसिंह घाट ब्रिज से कोई व्यक्ति अंदर पानी में कूद गया है। तो सूचना मिलते हमने रात में सर्चिंग करी और अभी सर्चिंग जारी है। तब से कोई अभी तक कोई तलाश की जा रही है, मगर अभी तक डेड बॉडी कोई मिली नहीं है। सर्चिंग जारी है। रात में भी गोताखोरों ने गोता लगवाया। हमारे द्वारा सर्चिंग जारी है काम कार्य पर। ठीक है, नाम आपको? जितेन गोल, मुंगड़ से। सर, क्या घटना हुई है बालक की? कल रात्रि को हमको पता चला कि यश जॉब करता था दवा बाज़ार में, छाजेड़ एजेंसी वाले के होलसेल मेडिकल का है। वो 8 बजे घर पहुंच जाता है। तो 8 बजे घर नहीं पहुंचा तो उनकी सिस्टर का फ़ोन आया कि वो अभी तक घर नहीं आया। तो दोस्तों के बीच में संपर्क रहता है एक दूसरे का, तो संपर्क के आधार पर एक दूसरे से बात की। तो बात करने में पता चला कि उसका किसी से कोई अफेयर था। उस अफेयर के बिहाफ पे और वो थोड़ा सा परेशान था 4 एक रोज से मानसिक स्थिति से। तो उसके एक दोस्त थे कोई सागर सूर्यवंशी। आयुर्वेदिक महाविद्यालय के आयुष शिक्षकों ने अपनी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विभिन्न विभागों के शासकीय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा गुरुवार को मंगलनाथ मार्ग स्थित शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में देखने को मिला, जहां आयुष शिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए और वेतन वृद्धि की मांग की। आयुष शिक्षकों का आरोप है कि पशु एवं दंत चिकित्सकों को उनसे दोगुना वेतन दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार उनका भी वेतन बढ़ाए। यहाँ आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 250 आयुष शिक्षक हैं, तो वहीं इनमें से 23 शिक्षक उज्जैन में हैं। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे यहाँ पशु और दंत चिकित्सक से आधा वेतन प्राप्त हो रहा है आयुष चिकित्सा शिक्षकों को। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं क्योंकि ये मांग वर्षों से चली आ रही है। 2013 से हमारे यहाँ के पशु चिकित्सक, दंत चिकित्सक को पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमारे महाविद्यालय के शिक्षकों को प्राप्त नहीं हो रहा है। 2018 में केवल प्रधानाचार्यों का वेतन बढ़ा है, बाकी के किसी का नहीं बढ़ाया गया है। फीडिंग कैडर से किसी का वेतनमान नहीं बढ़ा है। तो इस वेतन विसंगति को शीघ्र दूर करें और हमारे साथ न्याय दिलवाएं। आपने मध्य प्रदेश जब आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन का उद्घाटन किया था, उस समय राष्ट्रपति के समक्ष आयुष की सब समस्या हम दूर करेंगे, सब समस्या दूर करेंगे, इस प्रकार का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उसकी पूर्ति नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको पुनः ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शीघ्र इसका निराकरण करें। अभी कितना वेतन मिल रहा है, क्या मांग है आपकी? कितना? अभी हमारे को 15,654 का ग्रेड ही प्राप्त हो रहा है, जबकि वहाँ पर एलोपैथिक चिकित्सक को 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 इस प्रकार से वेतन पे ग्रेड प्राप्त हो रहा है और उनकी तनख्वाह हमसे दुगनी है। उज्जैन जिले में कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? पूरे मध्य प्रदेश में केवल 250 शिक्षक हैं आयुष में, बाकी हमारे महाविद्यालय में तो केवल 23 शिक्षक हैं। तो कोई ज़्यादा भार नहीं आएगा। लाखों रुपया हमारी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार हमारी घोर उपेक्षा कर रही है। हम उनसे पुनः निवेदन करते हैं कि शीघ्र कार्य को अगर नहीं मानी मांग तो क्या किया जाएगा? तो आगे हम सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे, चरण क्रमबद्ध हम क्रमिक अनशन करेंगे। साथ में हम फ्रीगंज क्षेत्र में झाड़ू लगाने का काम करेंगे और अन्य कार्य भी संपादित करेंगे। आपका नाम? मैं डॉक्टर प्रकाश जोशी, अध्यक्ष अटवा आयुर्वेद उज्जैन। विधानसभा प्राक्कलन समिति के सभापति एवं अन्य सदस्यों ने संभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की एवं उचित दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति रामपाल सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सदस्य लक्ष्मण सिंह, नीना विक्रम वर्मा, मनोज नारायण सिंह चौधरी एवं डॉक्टर हीरालाल के अलावा समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य एवं लोक लेखा समिति के सभापति पीसी शर्मा बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में उज्जैन से विधायक पारसचंद्र जैन, रामलाल मालवीय एवं महेश परमार भी शामिल हुए व अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी।
बैठक में संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, एडीएम अनुकूल जैन एवं सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सर्वप्रथम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। अधीक्षण यंत्री द्वारा बताया गया कि उज्जैन संभाग में कुल 5,825 ग्राम व 8,216 बसाहटें हैं। जल जीवन मिशन के तहत उज्जैन संभाग में 7,38,488 घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। संभाग में 2,164 एकल योजनाएं स्वीकृत की गई है। सभी योजनाएं मार्च 2024 में पूरी होना है। बैठक में समिति के सदस्य लक्ष्मण सिंह ने कहा कि नलकूप खनन के चलते भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है तथा अधिक गहरे नलकूपों के कारण फ्लोराइड की समस्या भी आ रही है। भूजल स्तर बढ़ाने के लिए वाटरशेड मैनेजमेंट पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। सदस्य मनोज चौधरी ने समूह नल योजना के पूर्ण होने की समय सीमा निर्धारित करने की बात कही तथा योजनाओं में देरी का कारण जानना चाहा। सदस्य नीना विक्रम वर्मा ने कहा कि आए दिन गांव में असफल ट्यूबवेल के गड्ढों में फंसने से बच्चों की मृत्यु की सूचना मिल रही है। इसे रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। अधीक्षण यंत्री पीडब्ल्यूडी ने बताया कि संभाग में कुल 469 निर्माण कार्य प्रचलन में है तथा 82 का कार्य पूर्ण हो चुका है। समिति के सदस्य लक्ष्मण सिंह ने सड़क निर्माण में कास्ट कम करने के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की बात कही। उज्जैन कोटा मार्ग पर सड़क निर्माण के दौरान खेतों में पानी भरने की शिकायत पर NHI को यह समस्या संज्ञान में लाने के निर्देश दिए गए। जल संसाधन विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधीक्षण यंत्री ने बताया कि संभाग में 46 परियोजनाएं संचालित की जा रही है तथा संभाग में सिंचाई क्षमता को विकसित कर 4,72,000 हेक्टेयर करने का प्रयास किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक द्वारा बैठक में जानकारी दी गई कि संभाग के सभी नगरीय निकायों में कुल 64 निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें से 12 पूर्ण हो चुके हैं। बैठक के अंत में सभापति रामपाल सिंह और PC शर्मा ने कहा कि उज्जैन शहर का बहुत अच्छा विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर को यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के हिसाब से विकसित करना चाहिए। संकलन समिति की बैठक थी, जो स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग विभागों की स्कीमें सेंक्शन करता है, उनका काम पूरा हुआ कि ठीक से चल रहा है कि नहीं, क्या दिक्कतें हैं, इस मामले में ये तय करती। ये रामपाल सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं और मैं विशेष आमंत्रित हूँ PSC लोकलेखा का अध्यक्ष होने के नाते। लक्ष्मण सिंह जी VC मेंबर हैं, नीना वर्मा जी, डॉक्टर अलावा और मनोज, ये सब ऐसे मेंबर्स थे। आज पूरे बाकी MLA भी इसमें आए थे, जैन साहब और रामलाल मालवी जी, महेश परमार। और इसमें जो 4 सब्जेक्ट थे इसमें PHE, PWD, नगरीय निकाय और जल शासन। जहाँ जहाँ काम अटके हुए हैं, ये काम पूरे कैसे होंगे, क्यों नहीं हुए, क्या प्रोग्रेस है, इन सब ने चर्चा की। और आखिरी में एक निर्देश दिया है कमिश्नर उज्जैन को, राजस्व और कलेक्टर साहब को कि आप समझ में क्या चीज़ें आपने देखी जल्दी। मध्य प्रदेश विधानसभा क्रियाकर्म समिति का उज्जैन प्रवास हुआ। इसमें सम्माननीय वरिष्ठ विधायक और अधिकारी विधानसभा सचिवालय की पूरी टीम आई है। महादेव के दर्शन किए, महाकाल के, यहाँ का विकास देखा। वास्तव में यहाँ की उज्जैन की बहुत सराहना की है समिति के सभी विधायकों ने। यहाँ जो काम चल रहा है उनको भी देखा, उसकी भी प्रशंसा की। अन्य योजनाएं जो कल्याणकारी योजना है जिनके लिए बजट आ रहा है, मुख्य रूप से जो बजट आता है सरकार के बजट का सही उपयोग हो, समय सीमा में काम हो, उसकी चिंता करना है। कुछ काम समय सीमा पर नहीं हुए, उन पर निर्देश दिए हैं और ऊपर भी रिपोर्ट देंगे कि काम किया जाए। बाकी सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, नगर प्रशासन विभाग और PHE विभाग, इनकी समीक्षा भी यहाँ की गई। उनमें भी संभाग में
सिंचाई का रकबा भी काफ़ी बढ़ा है और प्रधानमंत्री आवास में भी अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। उल्लेखनीय कार्यों के लिए यहाँ सराहना भी समिति ने की है और कुछ कमी है तो उनको दूर करने के लिए, जैसे सड़क के कोई मामले थे, प्रधानमंत्री सड़क के मामले एक दो थे, उनका भी समाधान अधिकारियों से बैठ कर, संभाग आयुक्त हमारे साथ थे, जिले की टीम, विभागीय संभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे, काफ़ी छोटी मोटी बातें थी, उनका निराकरण भी हुआ है और बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर मीटिंग हुई और मीटिंग में जो निकल के आए बिंदु वो अच्छे। ये प्राक्कलन समिति की बैठक है और ये अपने यहाँ प्रावधान है कि प्राक्कलन समिति जिले के दौरे पे जाती है और विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करती है और निर्देश देती है। इसी संबंध में माननीय विधायकगण की कमेटी आई थी और उन्होंने कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिए, उन निर्देशों का पालन किया जाए। प्रोजेक्ट को लेके पेयजल को लेके, सड़कों को लेके, सीवर को लेके, इन सारी चीज़ों में चर्चा हुई और काम तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। अंचल में हो रही तेज बारिश के कारण शिप्रा नदी फिर से उफान पर आ गई है। पिछले 24 घंटे में 9.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उज्जैन, इंदौर, देवास और आसपास के क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण शिप्रा में फिर से उफान आ गया है। बुधवार, गुरुवार को तट के मंदिरों में घुटनों तक पानी भरा रहा। छोटी पुलिया भी दिन भर जलमग्न रही। इस मार्ग से दोनों ओर का आवागमन बंद रहा। शासकीय जीवाजी वेधशाला के अनुसार पिछले 24 घंटे में शहर में 9.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि अब तक शहर में औसत 755.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तापमान की बात करें तो बुधवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री दर्ज किया गया। आर्द्रता सुबह 90 और शाम को 84% रही। हवा की रफ्तार सुबह 4 और शाम को 8 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। मौसम विभाग भोपाल के रडार प्रभारी वेद प्रकाश सिंह के अनुसार 24 घंटे में गरज के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।